तो नेक्स्ट पार्ट है डस्ट पार्टिकल. Atmosphere has a sufficient capacity to keep a small solid particle which may originate from the different sources and include the sea salt, fine soil, smoke shoot, ash, pollen, dust, and disintegrate the particle of the meteor. Dust particles are generally concentrated in the lower layer of the atmosphere. तो ये important point है कि dust particle is concentrated in the lower layer of the atmosphere. कहाँ पे lower layer of the atmosphere में basically concentrated होता है. Yet conventional current जो conventional current होता है इसको अपन ये ट्रांसपोर्ट देम टू दी ग्रेटर हाइट. तो हमारा जो कन्वेक्शनल करंट की हेल्प से क्या होता है डस्ट पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सबट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन. तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जो हमारे ज्यादा डस्ट पार्टिकल होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है. क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे बारिश होता है. बारिश की वजह से ज्यादा रेनफॉल होगा. वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में डस्ट पार्टिकल नीचे एटमॉस्फेयर में कम होता है. नीचे जो इक्वेटोरियल और हमारे ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ पे कम होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है. ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है और जो भी डस्ट पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में खत्म हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू द ड्राई विंड्स इन द कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन. डस्ट एंड दी सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई. तो ये क्या वर्क करता है? हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई की तरह वर्क करता है. क्या होता है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई? हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई जो होता है वो हमें एक वो क्या हेल्प करता है? वो प्रेसिपिटेशन में हमें हेल्प करता है. प्रॉपर प्रेसिपिटेशन के लिए हमें हेल्प करता है. टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल जिसके हेल्प से प्रेसिपिटेशन होता है. ठीक है, बेस प्रोवाइड करता है विच वाटर वेपर कंडेंस एंड प्रोड्यूस अ क्लाउड, जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विच वैरी इन डेंसिटी एंड टेंपरेचर डेंसिटी. तो पता ही है कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होता है जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, वो डिफरेंट डेंसिटी और टेंपरेचर से बना होता है. ठीक है, डेंसिटी इज हाईएस्ट इन नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी जो होता है वो हाईएस्ट होता है कहाँ पे? नीचे सर्फेस. क्यों? सर्फेस ऑफ द अर्थ पे. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. वो अपनी तरफ जितना भी गैसेस है वो अपनी तरफ खींच के रखता है. ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो भी गैसेस है वो स्कैटर्ड होगा, तो इसलिए वहाँ पे डेंसिटी और जो भी टेंपरेचर है वो डिक्रीज हो जाता है हाई ऑल्टीट्यूड पे. The column of the atmosphere is divided into the five different layers depending upon the temperature condition, and they are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट लेयर है वो तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहले, फिर तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर. ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है. यहाँ पे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या होता है? द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स. तो ये है हमारा ऐसा एटमॉस्फेयर. ठीक है, यहाँ पे जो हाइट होता है वो 8 किलोमीटर होता है और यहाँ पे जो होता है वो 18 होता है. ऐसा क्यों? हम आगे की स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारा जो थिकनेस होता है इक्वेटर पे थिकनेस जो होता है वो ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है, बट यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ज्यादा होता है. जितना भी पार्टिकल होता है वो अपनी तरफ खींच के रखता है, तो इसलिए यहाँ पे जो थिकनेस होता है कम होता है. तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नीचे की तरफ होता है. इट मींस सिर्फ 8 किलोमीटर एरिया में होता है और यहाँ पे 18 किलोमीटर एरिया में होता है. सो द थिकनेस ऑफ द इक्वेटर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर. थिकनेस ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हीट इज ट्रांसपोर्टेड ग्रेट हाइट एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट. ठीक है, तो तीन रीजन है. पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा कन्वेक्शन करंट और तीसरा तुम्हारा वहाँ पे जो भी गैसेस होता है वो अपनी तरफ खींच के रखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कॉम्पोजिशन ऑफ ये तो पढ़े डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल. सेम ही था ये चीज. ठीक है, अब आते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर. कहाँ पे? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट. यहाँ पे टेंपरेचर ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, एयर जो है ऊपर की तरफ उठता है. ठीक है, दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर. यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर होता है, लेकिन यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर होता है. और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भी क्लाइमेटिक क्या बोले वेदरिंग पैटर्न, जो भी क्लाइमेट और वेदरिंग पैटर्न जो होता है वो कहाँ पे देखा जाता है? ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में. ऑल द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर, ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में. द टेंपरेचर इन दिस लेयर इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री बाई 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट. तो यहाँ पे क्या होता है? 165 मीटर ऑफ हाइट में 1 डिग्री जो है वो डिक्रीज होता है. इट मींस इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एब्सोल्यूट बोलते हैं. ठीक है, कि जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेंपरेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड दिस इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तो जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है. ठीक है, क्या है? ट्रोपोस्फेयर. सेकंड है जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज जो होता है वो एक स्टैटिक लेयर होता है. यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखा जाता. यहाँ पे टेंपरेचर डेंसिटी बिल्कुल सेम रहता है. यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखा जाता. ठीक है, द एयर टेंपरेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री over the equator and about -45 डिग्री over the poles. तो यहाँ पे क्या है? ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री होता है over the equator and about the pole. पोल में क्या होता है? पोल में होता है 45 डिग्री over the pole. ठीक है, द टेंपरेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो टेंपरेचर होता है वो कांस्टेंट होता है. क्या? टेंपरेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है. हेंस इट इज कॉल्ड हेंस एक मिनट मूव नहीं हो रहा. हेंस इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं. द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द एक मिनट. तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा. यहाँ से कंटिन्यू करना है. यहाँ पे क्या बोला है? तो हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रोपोपॉज हो गया. अब आता है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज. तो ट्रोपोपॉज के बाद क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर आता है which is about 50 किलोमीटर तक. वो 50 किलोमीटर तक होता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन द ओजोन लेयर. तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर का? दैट इट कंटेन ओजोन लेयर. तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है और ये क्वेश्चन 1000 बार आया होगा. दिस लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से. हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. अब आता है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या आता है? मेसोस्फेयर, जहाँ पे मीटियोर्स होता है एंड इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर. इन दिस लेयर वंस अगेन द टेंपरेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग. यहाँ पे क्या होता है? अगेन टेंपरेचर जो है स्टार्ट डिक्रीजिंग. बट स्ट्रेटोस्फेयर में टेंपरेचर जो था इंक्रीज हो रहा था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर के प्रेजेंस की वजह से. विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री at the height of 80 किलोमीटर. The upper limit of the mesosphere is known as mesopause. तो अगेन मेसोपॉज, ये सब जो मेसोपॉज वाला है मतलब वो सच में पॉज हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखा जाता है. एंड द आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 to 400. तो आयनोस्फीयर जो होता है वो तुम्हारे 80 to 400 किलोमीटर पे दिखा जाता है which is above the mesosphere, which is above the mesopause. It contain electrically charged particle which is known as ions. तो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे क्या बोला? आयनोस्फीयर में आयंस पार्टिकल होता है एंड हेंस इट इज नोन एज आयनोस्फीयर. इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर. यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव भी है. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. ठीक है, यहाँ पे रेडियो वेव भी होता है एंड द टेंपरेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट. यहाँ पे क्या होता है? टेंपरेचर जो है वो टेंपरेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट. यहाँ पर अगेन टेंपरेचर जो है वो इंक्रीज करने लगता है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर. ठीक है,
तो ये हो गया कंप्लीट। तो अभी तक हम क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और लास्ट पढ़े आयनोस्फेयर जहाँ पे आयंस होता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स में क्या होता है और उसमें क्या-क्या चेंजेस देखा जाता है, वो कैसे हेल्प करता है हमें, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।